Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important previous questions in the net education subject. So ये हमारी रिवीजन सीरीज है जिसके अंदर मैं 2017 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन सब कराऊंगी और सब क्वेश्चन शफल्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल सीरीज में क्वेश्चंस चलेंगे आपके। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है वो मैं कराऊंगी ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आ सकता है। तो ये क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2021 का। इसके अंदर टू स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट है आपका असर्शन ए एंड द अदर वन इज रीजन आर। तो असर्शन ए क्या है? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। जो हमारा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है उसका जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होता है कि लोग पार्टिसिपेट करें, अपनी राय भी दें, पार्टिसिपेट भी करें, एक अच्छा एनवायरमेंट हो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में, हर इंसान को अपनी बात कहने का भी हक हो। लेकिन अ लीडर्स हु टेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एक लीडर है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेता है, दैट मींस कि वो खुद डिसीजन लेता है और बिलीव करता है डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स पे। देखिए, जो इंसान एज अ लीडर खुद डिसीजन ले रहा है, सब पावर उसके हाथ में, डिसीजन वो ले रहा है, तो उसे आप डेमोक्रेटिक प्रोसीजर कैसे कह सकते हैं? डेमोक्रेटिक का मतलब तो वो हो गया ना कि सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक चीज में, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जा रहा है। तो इसमें जो हमारा रीजन है वो गलत है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट वाली बात बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड वन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नवंबर 2020 फॉर डिस्क्राइबिंग टीचिंग एज अ प्रोफेशन। इस चीज को डिस्क्राइब करते हुए कि जो टीचिंग है हमारा वो एक प्रोफेशन है, इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि अप्रोप्रिएट होंगी वो आपको बतानी है। लॉन्ग और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग हैज इफेक्ट ऑन मेकिंग टीचिंग स्किल रिपर्टायर रिप्रेजेंटेटिव। जो हमारी ट्रेनिंग पीरियड होता है वो इफेक्ट करता है आदमी की टीचिंग स्किल्स पे, टीचर के टीचिंग स्किल्स पे, क्योंकि जो टीचिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं हमें ट्रेनिंग टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जाहिर है अगर किसी ने बहुत कम टाइम की ट्रेनिंग ली और किसी ने बहुत पूरी ट्रेनिंग ली है तो उसका इफेक्ट तो आपकी टीचिंग प्रोफेशन पे पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। A well-defined performance standard facilitates professional acquisition. That means जो आपके अपने स्टैंडर्ड हैं, जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छे से फैसिलिटेट होगी तो आपका जो प्रोफेशनल अटायर होगा आप अच्छे से एक्वायर कर पाएंगे स्किल्स को अपने लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है, जब टीचर अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे, अपनी परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने प्रोफेशन में, तो वो एज अ टीचिंग प्रोफेशन को बहुत अच्छे से एक्वायर करेंगे। टीचिंग मीन्स एन एक्टिविटी एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। टीचर का मतलब, ये टीचिंग का मतलब ये थोड़ा ना होता कि आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस करें, परसुएड करें, नथिंग। An organized body of knowledge brings sophistication in a profession. आपकी जो organized knowledge होती है, जो भी organized knowledge जिसकी वजह से आपके प्रोफेशन में क्या आता है, एक sophistication आता है। ये बात बहुत अच्छी है। तो हमारे कुछ इसमें सिर्फ तीन ही पॉइंट्स अच्छे बने हैं। टीचिंग एंड लर्निंग आर लाइक सेलिंग एंड बाइंग। नो, कोई टीचर जो होता है अपनी नॉलेज को बेच के पढ़ाता है। टीचिंग एंड लर्निंग आर नॉट द सेलिंग बाइंग ट्रांजेक्शंस। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे तीन ऑप्शन है, ए, बी एंड डी, विच इज करेक्ट। Which of the following components of pre-service teacher education program has a greater scope for the experiential learning? तो जो हमारा pre-service teacher education है, that means जब आप सर्विस में एनरोल नहीं हुए हैं, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो आपका, उसका बहुत स्कोप है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंस का मतलब जो चीज आप एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। दैट मीन्स जब आप अपनी इंटर्नशिप करते हैं, राइट, पीडागोजी कोर्सेज जो आप डिस्कशंस करते हैं, नई फाउंडेशन कोर्सेज भी नहीं, रिफ्लेक्टिव रीडिंग बेस्ड ऑन ग्रेट, आपके अपने बारे में बात की जा रही है, किसका ग्रेटर स्कोप होता है एक्सपेरिएंशियल लर्निंग का? जो आपकी इंटर्नशिप है, स्कूल अटैचमेंट, जो आपके स्कूल के साथ अटैच हुई, जो जहां पर आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं, अपनी इंटर्नशिप करते हैं, वहां आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग सीखते हैं अपने प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में। तो आंसर फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन है। Next, which belongs to December 2021, NAAC assesses and accredits. देखो, हम जानते हैं जो NAAC है वो इंस्टीट्यूशंस को ग्रेड प्रोवाइड करता है, एक्रेडिटेशन देता है, assess करता है, ग्रेड करता है those institutions of higher learning that have either completed 6 years of establishment or have produced 2 batches of graduates. ये बात बिल्कुल सही है। जब नाक का जो ग्रेड मिलता है वो कब मिलता है? जब या तो यूनिवर्सिटी को 6 years हो चुके हो एस्टैब्लिश हुए हुए, और या फिर उसके 2 बैचेस निकल चुके हो ग्रेजुएशन के। ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है। IQAC हेल्प करता है फाइंड आउट करने के लिए न्यू कोर्सेज टू स्टार्ट एंड रिक्रूट टीचर्स के, नए कोर्सेज स्टार्ट हो और टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो, अपॉइंटमेंट हो।
तो IQAC इस चीज के लिए नहीं है। IQAC के बारे में मैंने लिखा है, आप देख लें। IQAC एस्टैब्लिशमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल्स इन कॉलेजेस। IQAC का फुल फॉर्म क्या है कि ये क्वालिटी चेक करता है, इंटरनल क्वालिटी की एश्योरेंस को चेक करना, आपका जो वर्किंग क्वालिटी की किस तरह से वर्किंग हो रहा है, अगर किस तरह से कोई भी प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूशन में, कुछ भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूव करना और क्वालिटी को इनहेंस करने का काम करता है। नए कोर्सेज को लॉन्च करना और टीचर्स के रिक्रूटमेंट का काम इसका नहीं है, ये सिर्फ इंटरनल क्वालिटी को एश्योर करता है। IQAC may channelize and systematize the efforts and the measures of an institution towards academic excellence के लिए जहां जहां क्वालिटी की जरूरत है वहां ये काम करता है। It would be a facilitative and participative organ of the institution। ये क्या, एक facilitative और एक participative organ institution का। The IQAC should become a driving force for assuring in quality by working out intervention strategies to remove deficiencies and enhance quality। इसका क्या काम है कि इंटरनल क्वालिटी को इम्प्रूव करना, एकेडमिक एक्सेलेंस को अच्छे से चेक करना, उसके मेजर्स को चेक करना, उसके एफर्ट्स को चेक करना, अच्छे से क्वालिटी चेक करना, ताकि कहीं भी कोई भी डिफिशिएंसी हो, कोई कमी हो तो उसको रिमूव किया जा सके और क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये रीजन जो इसका गलत है, तो हमारा सिर्फ ए सही होगा। सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। Which of the following is the correct order of human needs as formulated in Maslow's hierarchy of needs? So क्वेश्चन में क्या दिया, हमें Maslow hierarchy needs के बारे में अगर पता होगा तो हम बहुत आसानी से इसका करेक्ट ऑर्डर में लगा सकते हैं। सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स एंड द स्टीम नीड्स। हम जानते हैं हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स सबसे लास्ट में आती है, लेकिन डी ऑप्शन जो है 2 उसमें दिया हुआ है, तो अगर आपको अच्छे से पता होगा तभी आप आंसर लगा सकते हैं। देखिए 3 नीड्स की बात की जाती है, बेसिक नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। बेसिक नीड्स आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, फूड, वाटर, रेस्ट, जिसको आपको रेगुलर जरूरत है। फिर आपकी क्या आती है, सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी, सेफ्टी चाहिए होती है। फिर उसके बाद आते हैं हमारी बिलोंगिंग नीड्स, जिसको हम साइकोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं। स्टीम नीड्स, बिलोंगिंगनेस, लव नीड्स, ये आपका इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स को बनाना। स्टीम नीड जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, अपने टास्क को पूरा करना, अचीव करने की जो एक फीलिंग होती है, ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं। जब आप ये सब चीजें अचीव कर लेते हैं, फिर क्या आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज। सेल्फ फुलफिलमेंट के जब आप चाहते हैं कि आपके अंदर ये सब चीजें आ चुकी हैं कि अब आप चीजों को अचीव करने की पोटेंशियल रखते हैं, आपके अंदर कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज भी हैं, दिस इज कॉल्ड, आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। सेटिस्फेक्शन वाली नीड होती है ये, यहाँ ये कवर करने के बाद आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है। तो इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो कि हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, उसके बाद हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं, जैसे कि हमारी सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स आती है। फिर आती है हमारी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, रिलेशनशिप को बनाने वाली, फ्रेंड्स बनाना। फिर आती है हमारी स्टीम नीड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन पूछा गया, एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिसेबल्ड पर्संस इन इंडिया। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ डिसेबल्ड पर्संस कितने हैं। तो एक बार अगर आपने देखा हुआ होगा तो आपके लिए बताना बहुत आसान हो जाएगा। जो टोटल डिसेबल्ड पर्सन है 2011 के हिसाब से इंडिया में वो 2.68 करोड़ पर्सन है। इसमें किसी एक डिसेबिलिटी का नाम नहीं लिया गया है, टोटल डिसेबल्ड पर्सन पूछे गए हैं, विच इज 2.21 ऑफ द परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उससे इतना परसेंट है, ये सिर्फ 2.68 करोड़। एंड अमंग द डिसेबल्ड पॉपुलेशन 1.5 करोड़ जो है उसमें मेल्स हैं, 44% 1.118 करोड़ हमारी फीमेल्स हैं। So the total population, the male and the female population are 51% and 49% respectively. लेकिन जो 56% है वो मेल्स हैं डिसेबल और 44% दैट मींस 1.18 करोड़ आपकी फीमेल्स हैं। ये डाटा भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं पूरा ले आई थी, क्योंकि क्वेश्चन इस बार शायद हो सकता है चेंज होके आ जाए, तो यू हैव टू नो कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है क्या। तो 2.68 करोड़ जो है हमारी डिसेबल पर्सन हैं टोटल नंबर। अगर मेल का पूछ लेगा, फीमेल का पूछ लेगा, तो देन यू हैव टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं करिकुलम चेंज को। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी करिकुलम चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपका नॉलेज में ग्रोथ होना, टेक्नोलॉजी का चेंज होना, नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। देखो जब आपकी नॉलेज बढ़ती है
आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तब आप करिकुलम में चेंज लेके आएंगे। टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम चेंज करेंगे, लोगों की जरूरत के हिसाब से, उनके एस्पिरेशंस के हिसाब से चेंज करेंगे, लेकिन जॉब प्लेसमेंट के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे। और अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स का तो होना अच्छी बात है, इसके लिए आप कोई करिकुलम थोड़ी ना चेंज करेंगे। तो हमारा ए बी एंड सी जो है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ इन सर्विस टीचर्स। देखो इन सर्विस की बात की जा रही है, फॉर आइडेंटिफाई करना ट्रेनिंग नीड्स किसकी, इन सर्विस टीचर्स की। विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटेजीज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजीज है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी। ये आती है हमारी यूजिंग स्ट्रेंथ वीकनेस, ये होती है हमारी स्वॉक, राइट, कैन डू विल डू एनालिसिस, इंट्रैक्शन एनालिसिस, या फिर एक्शन रिसर्च साइकिल। देखो जब बात करें इन सर्विस ट्रेनिंग की, तो इन सर्विस में एक्शन रिसर्च साइकिल नहीं आएगी, ना ही आपकी इंट्रैक्शन एनालिसिस आएगी। तो एक बार देख लेते हैं इन सब के बारे में। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग क्या होती है, जब आप टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करते हैं उस टाइम पे जो आपकी टीचिंग की ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, all the programs, educational, social और others in which the teachers takes a vital part। ये continuous process होता है, coextensive होता है टीचिंग के साथ हमारा। इन सर्विस ट्रेनिंग इज मोस्ट essential for the professional growth of the teachers। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। अब बात करते हैं हम स्वॉक की। स्वॉक क्या है, एक स्वॉक एक एनालिसिस होता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, एक टूल होता है जिसको हम कब यूज करते हैं, करिकुलम को असेस करने के लिए। रिव्यू प्रोसेस टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड अपॉन कलेक्टिव इनपुट फ्रॉम मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। इसको आप करिकुलम को असेस करने के लिए यूज करते हैं, इन सर्विस में इसको यूज नहीं किया जाता। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, within the context of curriculum development, a SWOT analysis can be used as a powerful framework to discuss and clearly identify strength, weakness, opportunity, challenges related to an existing degree program or the major। SWOT analysis को इन सर्विस में नहीं यूज किया जाता, करिकुलम डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। SWOT analysis हम करिकुलम डेवलपमेंट में यूज करते हैं। यहां से आपका क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाता है। फिर आता है हमारा कैन डू विल डू एनालिसिस, इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू बेटर अंडरस्टैंड अदर्स। It helps to identify the most effective strategies and developing the most appropriate tools for improving performance। किसकी परफॉर्मेंस, टीचर्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए इस टूल को यूज किया जाता है। इसके अंदर 6 एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डिफाइन करने के लिए कि पर्सन के अंदर एक पर्टिकुलर जॉब करने की एबिलिटी है या नहीं है। 3 factors refer to whether an employee can do the job and 3 influence whether an employee will do the job। Only 2 factors, knowledge and skills, can be easily changed। देखो आपकी जो नॉलेज है, वो जो स्किल्स है, जैसे जैसे आप जॉब करेंगे वो सब चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। Until or unless कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं होती। तो हम अगर इन सर्विस में एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज का, तो वो आता है आपका कैन डू विल डू एनालिसिस। अब हम इंटरेक्शन एनालिसिस पढ़ते हैं। ये एक सिस्टम होता है जो डिस्क्राइब करता है, एनालाइज करता है टीचर प्यूपिल वर्बल इंटरेक्शन किस तरह का है। इंटरेक्शन का मतलब ही क्या है, टीचर्स और बच्चों के बीच की बातचीत। उस आप कैसे एनालिसिस करोगे। इंटरेक्शन एनालिसिस यूज्ड टू हेल्प क्वांटिफाई teacher verbal behavior, and the system is also be used to study the relationship between teaching style and pupil achievement। ये आप समझ चुके होंगे कि इंटरेक्शन एनालिसिस में आप क्या करते हैं, रिलेशनशिप को चेक कर सकते हैं, उनकी बातचीत को चेक कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी एक्शन रिसर्च साइकिल। एक्शन रिसर्च को हम अच्छे से जानते हैं, इट्स इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी हम कह सकते हैं कि अगर आपके इंस्टीट्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको कैसे उसे फाइंड करना है और कैसे उसे सॉल्व करना है। दिस इज अबाउट एक्शन रिसर्च साइकिल। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो आई विश कब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सारे पॉइंट इसलिए समझा दिए क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कुछ डिफरेंट होके आ जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूजिंग कैन डू विल डू एनालिसिस। सो द नेक्स्ट इज, यहाँ पे मैच लिस्ट गिवन है, ये भी हमारे दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड नॉर्मल एजुकेशन। ओके, अब हमें पता चला है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, जहां पर बच्चे स्पेशल नीड्स वाले पढ़ाए जाते हैं along with the normal ones। दिस इज करेक्ट। इंक्लूसिव का मतलब यही तो है, डिसेबल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना। स्पेशल एजुकेशन where the disabled children are taught in separate। हाँ देखो, स्पेशल एजुकेशन बच्चों को दी जाती है जिनको ज्यादा जरूरत होती है, उनको अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है। अब नॉर्मल एजुकेशन, जो नॉर्मल बच्चे पढ़ेंगे जिनको स्पेशल नीड की जरूरत नहीं है, where the children without any special needs are taught। integrated education where disabled children are taught in the same class with special care। देखो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में ये करते हैं कि जो स्पेशल केयर वाले बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाया तो जाता है लेकिन उनको थोड़े स्पेशल केयर से पढ़ाया जाता है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कंसेप्ट ये है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। सो द नेक्स्ट वन इज, who among the following contributed the book entitled सावित्री। बुक किसकी है, महात्मा गांधी की है, सावित्रीबाई फुले की है, स्वामी विवेकानंद की है, फिर औरबिंदो की है। तो
ये बुक है हमारी औरोबिंदो की। बुक्स जो है औरोबिंदो की उन्हें एक बार देख ले, मैंने और भी क्वेश्चंस में सब बुक्स लिखवा रखी है इनकी। सावित्री, मदर, लाइफ डिवाइन सिंथेसिस ऑफ योगा, एसेज ऑन द गीता, द सीक्रेट ऑफ वेदा एंड द वंदे मातरम, ये सारी बुक्स जो है हमारी औरोबिंदो की हैं। Next question, which is very important question, which of the following sequence correctly reflect calls experiential teaching learning? कि बच्चा पहले क्या करता है, पहले सोचता है, पहले करता है, पहले फील करता है, पहले वॉच करता है, ये सब चीजें हमें इसमें पढ़नी है। देखो ये इसकी पूरी इसी तरह से साइकिल बनी हुई है कि बच्चा पहले क्या करता है, पहले फील करता है, वॉच करता है, उसके बाद क्या करता है, सोचता है, पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होता है जो फील करता है, ठीक है, फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जब वो फील कर लेता है फिर वो उसको वॉच करता है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, फिर वो सोच सकता है, जब उसने फील कर लिया, उसने वॉच कर लिया, फिर वो क्या करेगा, जब उसने दोनों चीज, फिर वो उसे कर सकता है, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। तो ये साइकिल इसी तरीके से चलती है। ये हमारी कॉल्स की एक्सपीरियंशियल टीचिंग लर्निंग है, फील, वॉच, थिंक एंड डू। पहले आप फील करोगे, दिस इज कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, फिर आप वॉच करोगे विच इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, थिंक करोगे जब आप एब्स्ट्रैक्टली थिंक कर पाओगे, डू एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, विच इज योर आंसर। यस, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आ जाता है ये, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। अच्छा, इस बार 2021 में तो क्वेश्चन जो आए हैं वो इंटेलिजेंस से बहुत आए हैं। इंटेलिजेंस का मैंने आपको कंप्लीट करा रखा है अपनी उसमें प्लेलिस्ट में, आप इंटेलिजेंस पे जाएंगे तो आपको सारे टॉपिक उसमें मिल जाएंगे, मैंने कंप्लीट इंटेलिजेंस कराया हुआ है अपनी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में। तो जो हमारा सेंसरी मोटर स्टेज है, इट्स वेरी सिंपल, ये हमारी पियाजे की स्टेजेस है। देखो, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर होता है हमारा 0 to 2 years, प्री ऑपरेशनल होता है आपका 2 to 6 years, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आता है आपका 7 to 11 एंड द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है आपकी 11 ऑनवर्ड्स, राइट। अब सेंसरी मोटर स्टेज में हम कौन सी है वो देखते हैं, बच्चा छोटा होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आप क्या देखते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है बच्चे के अंदर ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, एंड फिर आती है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा चीजें छू कर देख सकता है, रिवर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट मीन्स कि आइस से वाटर कैसे बनता है, वाटर से आइस कैसे बनता है, ये सब चीजें वो समझ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कब होती है, जब बच्चा इतना बड़ा होता है कि उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, हाइपोथेसिस बनाना, टेस्ट करना, वो ये काम कर सकता है, देन इट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 1, विच इज योर आंसर। नेक्स्ट हमारा जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट से बिलोंग करता है, नवंबर 2020 का क्वेश्चन है हमारा, कॉज इफेक्ट, बोथ कॉज एंड इफेक्ट, नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट। देखो हम जानते हैं प्रकृति जो होती है वो हमेशा कॉज करती है, राइट। तो प्रकृति की तरफ से हमेशा कॉज होता है, लेकिन पुरुषा ना तो कॉज करता है ना ही इफेक्ट करता है। तो ये दो तो बहुत आसान है, अगर आपने इन्हें याद कर लिया तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। फिर आता है हमारा इफेक्ट। इफेक्ट किसका होता है, सेंसरी ऑर्गन्स का इफेक्ट होता है, 5 मोटर ऑर्गन्स का इफेक्ट होता है, और कॉज और इफेक्ट दोनों किसका होता है, वो होता है हमारा महत का, एंकारा का, 5 सबटल सेंसेस का। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। The recommendation to reduce the burden of school bags, स्कूल बैग का बर्डन करने का रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दिया था, यशपाल कमेटी, रामामूर्ति कमेटी, नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन्स एंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। सो एक बार पढ़ लेते हैं, जो हमारी यशपाल कमेटी थी, इसने लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की थी। ये इंटाइटल्ड हुई थी रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन। कमेटी ऑब्जर्व्स दैट द डीपली हार्मफुल प्रैक्टिसेस इन प्री स्कूल्स एंड द प्राइमरी स्कूल्स की अर्ली एम्फेसिस में बच्चों को सिर्फ ड्राइंग पे, राइटिंग पे और मेमोराइज करने की इन्फॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, बच्चों को एंग्जाइटी हो रही है, इसलिए आप बच्चों की जो लर्निंग होगी वो विदाउट बर्डन कराएंगे, एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग कराई जाएगी। बच्चों को बहुत ज्यादा ड्राइंग कराना, बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कराना, बहुत ज्यादा रटाने की कोशिश कराना, मेमोराइज कराने से बच्चों में स्ट्रेस और एंग्जाइटी की शिकायत होती है। इसलिए यशपाल कमेटी ने बात कही थी कि आपको लर्निंग कैसी करानी है, विदाउट बर्डन, दैट मीन्स कि बच्चे इजिली कर पाए। ओ यस, हमारा लेसन खत्म हो गया, लेकिन मैं नेक्स्ट लेसन लेके आऊंगी। मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड और स्टैटिस्टिक्स की अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लीज वहां से जाके आप अपने सारे रिसर्च के क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल हो। सो बाय बाय, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।